कल के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। मुझे आप बताइए, वह कौन सा वायसराय था जिसने भारतीयों से पूछे बगैर ये अनाउंस कर दिया था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस हमारे साथ में हैं? किसने ऐसी हिमाकत कर दी थी, बताएंगे? मतलब इंडियंस से पूछा तक नहीं, पूछा तक नहीं। आप सबको पता है डेट क्या थी आपका? 3 सितंबर 1939। नोट करेंगे, 3 सितंबर 1939, 3 सितंबर 1939। कौन था भारत में? मैंने आपको बताया था 1936 से 43 तक लिनलिथगो था। और ये लिनलिथगो बोल देता है, क्या बोल देता है? कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय हमारे साथ है, इंडियंस विद अस, इंडियंस विद अस, ये इसने बोल दिया। क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब समझना तुम, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो कब से कब तक चला था? आप कहेंगे भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चला था हमारा, वो चला था हमारा 1939 से 1945 तक। इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखना, आज ही जरूरत पड़ेगी क्लास में। अब हो क्या रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो तरह के देश थे। एक तो थे मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, ठीक है। एक तो मित्र राष्ट्र थे आपका, ठीक है, और दूसरे थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का मतलब था एलाइड पावर्स। हमको इस पे गौर देना है थोड़ा, इसको ध्यान रखना है। एलाइड पावर्स में वो सभी देश थे जो किसके साथ थे? ब्रिटेन के साथ में थे, ब्रिटेन के साथ में। और कौन कौन से देश थे? मुख्यतः देखेंगे इसमें बाद में रूस शामिल हुआ, और ये भी एक कारण रहेगा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी सीपीआई ने, वो आपका सीपीआई ने किसको सपोर्ट किया था? सीपीआई ने सपोर्ट किया था ब्रिटेन को। भारत में सीपीआई ने इसको सपोर्ट किया था, वो मैं आगे बोलूंगा आपसे। और धुरी राष्ट्र में कौन था आपका? जर्मनी और उसके सहयोगी देश। तो हमको फोकस करना है एलाइड पावर्स पर। और एलाइड पावर्स में याद रख लेना कि जब ये शुरुआत में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तो ब्रिटेन का एक पीएम था चैम्बरलेन, उसकी भी हमको आवश्यकता होगी। ब्रिटेन का पीएम कौन था? ब्रिटेन का पीएम, ऐसे बोल सकते हैं आप, 1937 से 40 तक था चैम्बरलेन। कौन था ब्रिटिश पीएम? चैम्बरलेन। समझेंगे, बात को समझे। तो जो ये चैम्बरलेन था ये युद्ध को हार रहा था। यानी शुरुआती दौर में आप देखोगे चर्चिल की वजह से ब्रिटेन जीत पाया, चर्चिल की पॉलिसीज की वजह से। जब चैम्बरलेन हार जाएगा और चैम्बरलेन के बाद में जो सरकार आएगी वो आएगी 1940 से 45 तक। यहां पर जो ब्रिटिश पीएम होगा वो होगा आपका विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, इसको भी ध्यान में रखना है, इसका माइंड सेट भी समझेंगे तब आप समझ पाओगे। बहुत जबरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है आप सब लोगों को समझने के लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्र राष्ट्र क्या थे? शुरुआती दौर में हार रहे थे। आप सब लोगों को पता होगा जापान कितने जबरदस्त तरीके से लड़ रहा था शुरू में। अच्छा, जापान को भारत की तरफ से कौन सी आर्मी थी जो सपोर्ट कर रही थी? तो सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप वाली जो आजाद हिंद फौज थी, आजाद हिंद फौज किसके समर्थन में थी? जापान के। क्या आप इस बात को जानते हैं, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया हम जानते हैं। आजाद हिंद फौज ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थी और जापान के साथ में थी। अब ये जो जापान, आप देखोगे धीरे 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 जापान की स्थिति बहुत मजबूत हो रही थी इस साउथ एशिया में। यानी जो आपका आजाद हिंद फौज है वो धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रही थी। इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, इधर म्यांमार वाला जो क्षेत्र है, रंगून, ये सब धीरे धीरे किसके कब्जे में आता जा रहा था? जापान के। यानी कि ब्रिटेन कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का मकसद भी यही था कि हमें कैसे भी करके क्या करना है? ब्रिटेन को कमजोर करना है। और अगर ब्रिटेन कमजोर होगा तो भारत की जो इंडिपेंडेंस है, जो स्वतंत्रता है, उसके दरवाजे खुलेंगे। तो जापान युद्ध जीत रहा था, इतनी बात समझ चुके? थम्स अप करके बताएं जी भैया। जापान की स्थिति बहुत मजबूत थी। अब जब जापान की स्थिति मजबूत थी, इन लोगों को यह पता नहीं था कि भाई ये जो भारत के लोग हैं, कल को आजाद हिंद फौज यहां पहुंच गई
ये अब मान के चलिए कल को इन भारत के लोगों ने उल्टा इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आजाद हिंद फौज को ही सपोर्ट कर दिया, तो हम तो और भी कमजोर हो जाएंगे, और भी कमजोर हो जाएंगे। तो जो चर्चिल था इस टाइम पे, मतलब दो पीएम थे ये, पहले चैम्बरलेन, चैम्बरलेन कमजोर था, आगे चर्चिल ने मजबूती दी थी इस वॉर को। तो चर्चिल तो चाह रहा था कि जो वॉर का खर्चा है वो इंडिया से ही निकले, तो यहां से अब तो और जबरदस्त तरीके से जो पैसा ये निकाल सकते थे उसको निकाल रहे थे यहां से। अब यहां समझना, ब्रिटेन था इसके पक्ष में, यूएसए था, तो ऐसे में इनके ऊपर जब एक प्रेशर आया, जब एक प्रेशर इनके ऊपर आता है, उस प्रेशर में क्या बोलते हैं कि यार इंडियंस को कैसे भी करके जो है ना अपने पक्ष में लेके आओ, और इंडियंस को अपने पक्ष में लाने के लिए ही आया आपका क्या, अगस्त ऑफर यानी अगस्त प्रस्ताव। नोट करिए, समझ गए अगस्त प्रस्ताव का क्या बैकग्राउंड है, हाँ या ना? अगस्त ऑफर, अच्छा भैया अब हम समझ गए कि ये लोग डर रहे थे इस समय, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की स्थिति जापान के कंपैरिजन में बहुत, जापान की तुलना में बहुत कमजोर होती जा रही थी, और जापान एक शक्ति बन के उभर रहा था। जापान और जर्मनी सहयोगी हैं, वो एक पक्ष में थे, ठीक है, यानी जापान की स्थिति मजबूत हो रही है तो जर्मनी की स्थिति भी मजबूत हो रही है। ब्रिटेन हार रहा है, इसका मतलब अमेरिका की स्थिति भी कमजोर हो रही है, क्योंकि वो एक पक्ष में है। तो ये अगस्त ऑफर में भारतीयों को देखो किस तरह से बहकाने का प्रयास करेंगे। अगस्त ऑफर याद रख लेना, 8 अगस्त 1940 को पेश हुआ था। तब 8 अगस्त 1940 को इसको पेश किया गया। क्या बोलेंगे, इंट्रोड्यूस्ड एट 8 ऑफ अगस्त 1940। मैंने कल एक छोटी सी घटना आपको बताई थी कि जब लिथगो ने ये बोल दिया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय हमारे साथ हैं, क्या भारतीयों से डिस्कस किया? आप कहेंगे नहीं किया डिस्कस। तो भारत में जो कांग्रेस थी उसने रिजाइन कर दिया था, यस और नो? आप कहेंगे हाँ भैया। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, उसमें मेजोरिटी वाली जो सरकार थी, कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी? यूं तो आपको पता है कि कुल 8 प्रांतों में सरकार थी, लेकिन पूर्ण बहुमत वाली सरकार कितने में थी? तो पूर्ण बहुमत था 5 में। अगर आप इसका आंसर दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा आपका कल की क्लास क्लियर है। वेरी गुड। तो जो कांग्रेस थी उसने रिजाइन कर दिया था। कांग्रेस कह रही थी कि भाई क्या फायदा हुआ ऐसे चुनावों का जब तुम हम लोगों से पूछ ही नहीं रहे हो, किसी चीज के लिए खुद ही अनाउंस कर दे रहे हो। तो कांग्रेस ने कर दिया था भैया रिजाइन। अब कांग्रेस की जो सरकार थी उसने रिजाइन कर दिया, तो इनकी सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड थी कि भाई अब हम किसी तरह का चुनाव नहीं, अब तो हमको क्या चाहिए, अब तो हमको चाहिए सेंटर में गवर्नमेंट। प्रांत प्रांत का कोई अर्थ नहीं है, अब तो हमको केंद्र में सरकार चाहिए, इससे कम पर हम नहीं मानेंगे, केंद्र में एक सरकार हमको चाहिए, और हमारे निर्णय वही ले, ब्रिटिश सरकार ना ले। तो ब्रिटिश सरकार यहीं पर यह बात करती है 8 अगस्त 1940 को जब उसने पेश किया, उसने बोला यहाँ पे 5 मुख्य मुद्दे हैं अगस्त प्रस्ताव में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, यानी कि जो वाइस राय होगा, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कार्यकारिणी में अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव समझ गए, जो मेन एग्जीक्यूटिव थी इसमें 6 लोग होते थे शुरुआत में, अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा, यानी मोर इंडियंस विल बी एडिड टू, मोर इंडियंस विल बी एडिड टू द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव, मतलब ज्यादा होंगे। दूसरी बात क्या की गई, समझ गए ना, आसान सी बात है। मोर इंडियंस विल बी एडिड टू गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव। दूसरी बात क्या की गई थी यहाँ पे, दूसरी बात की गई थी युद्ध की समाप्ति पर, आफ्टर वॉर, युद्ध की समाप्ति, कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना की जाएगी।
है ना? क्या बोला? आफ्टर वॉर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप कौन सा साल चल रहा है अभी, किस ईयर की बात हम कर रहे हैं? आप कहोगे भैया हम अगस्त प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, 1940 की। 1940 में औपनिवेशिक स्वराज देने की बात ये कर रहे हैं, क्या हम एक्सेप्ट करेंगे? कल मैंने आपको बताया था कि औपनिवेश यानी कि डोमिनियन स्टेटस की बात हमने कब की थी? डोमिनियन स्टेटस की डिमांड हम लोग कर रहे थे। आप कहेंगे जी भैया, आप लोगों को याद होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में हमारी डिमांड कहां पर चेंज हो गई थी? हमारी जो डिमांड थी, डोमिनियन हम अब से पहले मांगते थे, और 1929 में जो लाहौर आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका लाहौर, जिसमें आपका नेहरू जी अध्यक्ष थे, वहां पे हमारी डिमांड कहाँ चली गई थी? पूर्ण स्वराज की तरफ। तो 1929 के बाद में हम पूर्ण स्वराज मांगने लग गए थे, एक कंप्लीट स्वराज हमको चाहिए था। यस और नो? एक कंप्लीट स्वराज हमको चाहिए था, हाँ या ना? तो क्या ये जो अंग्रेज अब वादा कर रहे हैं, जो अंग्रेज अब ये वादा कर रहे हैं, या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ये वादा कर रही है कि भाई आपको हम डोमिनियन देंगे, तो क्या हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं? यहां पर क्या आप एक भारतीय होने के नाते आप सोचिए, आप एक इंडियन है, उस स्थितियों में डोमिनियन की डिमांड तो आप पहले कर रहे थे, तब ये डोमिनियन की डिमांड्स पूरी नहीं हुई। इसके बाद में हम एक कंप्लीट स्वराज की बात कर रहे हैं। कंप्लीट स्वराज का मतलब एक पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज, तो आप इस बात को एक्सेप्ट करते? आप कहेंगे नहीं एक्सेप्ट करते। तो डिसीजन लेने आपको खुद को, आप खुद को उस समय की स्थितियों में रख के सोचना कि आप एक भारतीय हैं उस समय, और हम एक औपनिवेशिक भारत में रह रहे हैं, तो हम उस बात को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? आप जरा सोचेंगे तो बहुत आसान होगा। ठीक है, तो ये बात होगी। आगे बात करते हैं, तीसरी बात, संविधान बनाना। यहां पे एक अनाउंसमेंट और किया गया, संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा। संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा, यानी जो संविधान बनाएंगे वो आपका अपना अधिकार होगा। ठीक है, इंडिया विल हैव इंडिया विल हैव इंडिया विल हैव राइट टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन एक घोषणा क्या की गई कि भाई आप लोग अपना संविधान बनाना, आप ही लोग बनाएंगे, और वो क्या होगा? आपका अपना ऑन राइट होगा, अपना अधिकार होगा। तीसरी बात ये की गई अगस्त ऑफर में। चौथी बात, मुस्लिम लीग को या मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए अल्पसंख्यकों के विचारों का, एक बार बताना दोस्त, अल्पसंख्यक शब्द किसको मानेंगे आप? हिंदुस्तान में अगर बात करें तो अल्पसंख्यक आप किस कम्युनिटी को कहना चाहेंगे, बताएंगे? अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा, विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके व्यू को आप बोलेंगे भैया यहां पर ये बात करें, द व्यू ऑफ माइनॉरिटीज, द व्यू ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यकों का जो विचार है, विल ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट, विल ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। अल्पसंख्यक उस समय में कौन है? मुस्लिम। देखो, किसी भी देश में जो संख्या ज्यादा होती है उसको बोलते हैं बहुसंख्यक। जैसे हम देश में बोले, किस धर्म को आप बहुसंख्यक कहना चाहेंगे भारत में? आज की कंडीशंस में हम बात करें, आज की स्थिति में हम बात करें, तो आप कहेंगे भैया हिंदू बहुसंख्यक है। और अगर हम बात करते हैं कि उनके कंपैरिजन में जो भी संख्या में कम है, वो क्या होंगे? वो अल्पसंख्यक होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा, यानी एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश की, किसको? इन्होंने मुस्लिम लीग को। लेकिन कहीं पर भी मुझे बताइए, इस स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है कि मुस्लिम लीग, या बोले मुस्लिम लीग के समर्थन की बात कहीं भी इस स्टेटमेंट में आपको दिख रही है? ऐसे अल्पसंख्यक में तो बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, फिर आपका कहीं भी मुस्लिम लीग को स्पष्ट किया गया है?